बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सीखते जाओ कि जावास्क्रिप्ट चैलेंजेस कोर्स की एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। और पहली दो वीडियोस में हम काफ़ी सारे कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली समझ चुके हैं। नए व्यूअर्स के लिए मैं ये बताता चलूँ कि एक प्रैक्टिकल जावास्क्रिप्ट कोर्स है। अगर आपको थ्योरेटिकली जावास्क्रिप्ट काफ़ी हद तक आता है लेकिन प्रैक्टिकल यूज़ नहीं आता तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इसलिए सारी वीडियोस देखें, इसमें आपको प्रैक्टिकली कंसेप्ट्स को अप्लाई करने और डिटेल में समझने का मौका मिलेगा। तो आज का जो चैलेंज है, इसके लर्निंग आउटकम्स में जो चीज़ें शामिल है वो मैं ज़रा बता देता हूँ। हमने दो चैलेंजेस किए हैं, उनमें हमने एरेस पे काम किया है। इसमें भी हम एरे पे ही काम करेंगे, लेकिन इसमें हम एक ऑब्जेक्ट भी कंस्ट्रक्ट करेंगे और इसलिए आपको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स का भी थोड़ा आइडिया मिलेगा। उसके अलावा जो एडवांस जावास्क्रिप्ट ES6 के जो मेथड्स हैं उनमें रिड्यूस एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। इस मेथड को हम आज डिटेल में प्रैक्टिकली समझेंगे। और नॉर्मली ये सम फाइंड आउट करने के लिए होता है, यानी ये सारी वैल्यूज़ को रिड्यूस टू ए सिंगल वैल्यू के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन आज हम इसके ज़रिए ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे एरे से। ये एक बड़ा स्पेशल किस्म का इसका यूज़ होगा जो अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि आपको कभी इस प्रैक्टिकली समझने का मौका मिले। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल से आज हम समझेंगे। उसके अलावा हम एरे से नई एरेस जनरेट करना सीखेंगे और फ़िल्टर मेथड भी अप्लाई करना डिटेल में सीखेंगे। और आज का चैलेंज ये है कि एक हमारे पास एरे है मार्कशीट नाम की, जिस तरह लास्ट टाइम भी थी, और इसके अंदर भी न्यूमेरिक और स्ट्रिंग दोनों तरह की वैल्यूज़ हैं। अब इस टास्क में हमने तीन तरह के काम करने हैं। सबसे पहले तो हमने ये प्रिंट करवाना है हर स्टूडेंट के लिए जो इस एरे के अंदर जिस स्टूडेंट का नाम है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल साबिर गार्ड 85 मार्क्स, इसी तरह नवीद गार्ड 73 मार्क्स, असलम गार्ड 66 मार्क्स, ये हमने प्रिंट करवाना है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और हमने नेक्स्ट स्टेप में इस एरे के अंदर से एक ऐसी लॉजिक अप्लाई करनी है जो हाईएस्ट नंबर को फाइंड आउट करे, और फिर हमने उस हाईएस्ट नंबर की बेस पे ये प्रिंट करवाना है कि द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट फॉर, जितने भी आप हाईएस्ट मार्क्स आप 85 को चेंज कर लें। और उसके अलावा उसके बाद हम एक स्टेप और फर्दर जाएंगे और हम हाईएस्ट स्कोरर का नाम प्रिंट करवाएंगे। तो वीडियो आपने फुल देखनी है, और अगर आपको आइडिया हो रहा है कि ये किस तरह सॉल्व हो सकता है, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, तो आप वीडियो का भी पास करें और पहले ख़ुद से ट्राई करें। एटलीस्ट इसका फर्स्ट पार्ट आप लाजमी करें, क्योंकि पहले दो चैलेंजेस में हम बड़ी डिटेल में ये चीज़ें कर चुके हैं। खुद ट्राई करें और उसके बाद मैं आपको सारे तरीक़ों से सॉल्व करके समझाऊँगा, और इसमें हम रिड्यूस और फ़िल्टर मेथड को बड़ी डिटेल में समझेंगे। सो पॉज द वीडियो नाउ एंड ट्राई ऑन योर ओन। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया होगा। एनीवेज, मैंने गूगल क्रोम में एक नई स्निपेट क्रिएट कर ली है सोर्सेज में जाके, और यहाँ पे मैं अपनी एरे क्रिएट करता हूँ। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने लगा हूँ। सबसे इजी मेथड जो हम हमेशा करते हैं, जो पुराना एक टिपिकल मेथड है, फॉर लूप विद इफ एल्स कंडीशन। तो सबसे पहले मैं उसी से सॉल्व करके दिखाऊँगा। और ये चीज़ें बार बार करने का, रेपिटेशन का मकसद ये होता है कि इन पर हमारी ग्रिप मजबूत हो, और जितने एडवांस जावास्क्रिप्ट फंक्शंस आए हैं उनके बैकएंड पे यही चीज़ें होती हैं। तो जितनी आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग और इनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपको एडवांस जावास्क्रिप्ट फीचर्स को समझने में आसानी होगी। सो फर्स्ट हमने ये प्रिंट करना है कि साबिर गार्ड 85 मार्क्स, नवीद गार्ड 73 मार्क्स एंड असलम गार्ड 66 मार्क्स। तो इसके लिए हम सबसे पहले दो एरेस क्रिएट करते हैं ताकि हम नंबर और स्ट्रिंग वैल्यूज़ को अलग अलग कर लें। तो एक मैं कर लेता हूँ, इसमें इसका मैं नाम रख लेता हूँ नंबर्स, ठीक है जी। और ये एक एम्प्टी एरे है। इसी तरह एक मैं कर लेता हूँ नेम्स, बल्कि इसका नाम हम स्टूडेंट कर लेते हैं। दो मैंने एम्प्टी एरेस क्रिएट कर ली हैं। इनमें मैं करूँगा क्या कि इस एरे में से जो नंबर वैल्यूज़ हैं वो नंबर में शिफ्ट करूँगा, और जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं उनसे स्ट्रिंग वैल्यूज़ वाली स्टूडेंट्स वाली एरे क्रिएट करूँगा। सो अब मार्क्स वाली जो एरे है उसके ऊपर हम फॉर लूप अप्लाई करते हैं। नए व्यूअर्स के लिए मैं ये बताता चलूँ कि जितना भी सिंटैक्स है फॉर लूप का और लेंथ वगैरह, एरे की इंडेक्स, ये सारी चीज़ें हम पहले दो चैलेंजेस में बहुत डिटेल में डिस्क्राइब कर चुके हैं। सो अगर आपको किसी चीज़ में कोई कंफ्यूजन हो या किसी चीज़ की डिटेल चाहिए हो तो आप पहले वाले चैलेंजेस को जाके देख सकते हैं।
अब इसके अंदर हम इफ एल्स स्टेटमेंट लगा देते हैं। अब हम टाइप ऑफ यूज़ करते हैं ताकि नंबर और स्ट्रिंग वैल्यूज़ को डिफरेंशिएट करके उनको नंबर्स और स्टूडेंट्स एरेज में भेजता जाए। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ यूज़ करेंगे जो जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन है। इफ टाइप ऑफ मार्क्स इंडेक्स इज इक्वल टू स्ट्रिंग। अच्छा, ट्रिपल इक्वल टू डबल इक्वल टू भी हम पहले समझ चुके हैं लास्ट टास्क में बड़ी डिटेल से। तो इस केस में क्या होना है कि अगर स्ट्रिंग होगी वैल्यू तो फिर क्या करेगा कि स्टूडेंट्स डॉट पुश, ये मेथड होता है, लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था। पुश मेथड के ज़रिए एरे के एंड पे नई वैल्यूज़ ऐड होती हैं। तो अब ये सिंटैक्स क्या करेगा कि बारी बारी फॉर लूप ने वन बाय वन सारी वैल्यूज़ को आइटरेट करना है मार्क्स एरे की, क्योंकि मार्क्स एरे के ऊपर हमने फॉर लूप अप्लाई किया है। और जो वैल्यू स्ट्रिंग होगी तो उसको स्टूडेंट्स एरे के अंदर पुश कर देगा, यानी उस एरे के एंड पे उसको ऐड करता जाएगा। तो अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं होगी, पहली दफ़ा पहली वैल्यू फर्स्ट नंबर पे आएगी। पहली वैल्यू स्ट्रिंग है साबिर आएगी फर्स्ट पे। देन जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो इस एरे के एंड पे यानी साबिर के बाद आएगी। देन असलम जो आएगा ये सबसे एंड पे आएगा। तो पुश जो होता है ये एरे के एंड पे नई वैल्यू ऐड करता है। ये हमारा हो गया सिंटैक्स यहाँ तक कंप्लीट। और एल्स में हम क्या करेंगे कि अगर स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है तो अंडरस्टूड है कि फिर न्यूमेरिक वैल्यू है, तो फिर उसको हमने नंबर्स वाली एरे के अंदर पुश करवाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स डॉट पुश। तो सेम आप अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग की बजाय नंबर यूज़ करें तो फिर आप नंबर्स में पुश करेंगे, और एल्स कंडीशन में आप स्ट्रिंग वाली स्टूडेंट एरे के अंदर पुश करेंगे नंबर्स की बजाय। अब मैं आपको एक दफ़ा कंसोल में दोनों एरेज प्रिंट करवा के दिखाता हूँ कि दोनों एरेज जनरेट हुई हैं या नहीं। तो ये हमारा कंसोल ओपन हो गया। अब चेक करते हैं कि इस वक्त नंबर्स एरे है या नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है नंबर्स तो ये दिखा रहा है कि ये एक एरे है जिसके अंदर 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं स्टूडेंट्स एरे को चेक करूं तो ये भी दिखा रहा है कि ये एक एरे जनरेट हो चुकी है जिसके अंदर ये 3 वैल्यूज़ पुश होके आ चुकी हैं। तो अब ये 2 एरेज हमारे पास अलग अलग जनरेट हो चुकी हैं। पेरेंट एरे से मार्क्स वाली एरे से 2 अलग एरेज आ चुकी हैं, एक न्यूमेरिक एरे है और एक स्ट्रिंग वैल्यूज़ वाली एरे है। तो अब हम इनको इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। एक दफ़ा फिर से हमें इस पे फॉर लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने सारी की सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करना है इधर से। तो फॉर लूप दोनों में से किसी एक एरे पे लगा दें, नंबर्स एरे पे लगा दें या स्टूडेंट्स एरे पे लगा दें, क्योंकि दोनों में इंडेक्सेस बराबर हैं, दोनों में 3 वैल्यूज़ हैं। इसलिए किसी एक पे आप अप्लाई करेंगे तो उसी इंडेक्स को आप दूसरी पे भी अप्लाई कर सकेंगे इसी एक सिंटेक्स फॉर लूप के अंदर। तो वो कैसे अभी मैं करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं नंबर्स पे अप्लाई करता हूँ और यहाँ हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग। यहाँ हमने जो प्रिंट करवाना है मिस्टर और वेरिएबल वैल्यू के साथ डॉलर करली ब्रेसेस और उसके अंदर वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू क्या है जी, स्टूडेंट्स एरे की इंडेक्स जो फर्स्ट होगी वहाँ पे वैल्यू। ठीक है, तो अब क्योंकि इंडेक्स दोनों की बराबर है हमने फॉर लूप लगाया है नंबर्स एरे के ऊपर। यहाँ पे नंबर्स डॉट लेंथ हमने लिखा है, लेकिन इसके अंदर हम दूसरी एरे को भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों की इंडेक्स सेम है तो फर्स्ट वैल्यू के अगेंस्ट उधर से भी फर्स्ट वैल्यू आएगी, दूसरी वैल्यू के अगेंस्ट उधर से भी दूसरी वैल्यू आएगी, एंड सो ऑन। ठीक है, मिस्टर दिस डॉट, अब मार्क्स भी हमारे वेरिएबल होंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर्स। अच्छा, यहाँ ये गलती मैंने की है,
एरे का नाम है नंबर्स, नॉट नंबर। चलें जी, अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि परफेक्टली इसने काम किया हमारे लिए। सिंपल फॉर लूप हमने इफ एल्स कंडीशन के साथ 2 दफ़ा अप्लाई किया है। सबसे पहले हमने पुश मेथड के साथ न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वैल्यूज़ को अलग अलग एरेज में कर ली, और फिर उन दोनों एरेज के ऊपर हमने एक ही दफ़ा फॉर लूप अप्लाई करके अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट प्रिंट आउट कर लिया है, जो कि कुछ वैल्यूज़ एक एरे से उठा रहा है और सेम टू सेम करस्पॉन्डिंग इंडेक्स के ऊपर वैल्यूज दूसरी एरे से उठा के प्रिंट करवा रहा है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो लास्ट चैलेंजेस में हम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि फॉर ईच इज़ एन एडवांस्ड एंड बेटर मेथड एज कम्पेयर टू फॉर लूप। सो इसमें भी हम फॉर लूप को फॉर ईच के साथ रिप्लेस कर लेते हैं, क्योंकि फॉर ईच में आपको इंडेक्स यूज़ नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो ऑटोमेटिकली एरे की सारी वैल्यूज़ पे आइटरेट करता है। सो यहाँ पे हम अगर इसको फॉर ईच करना चाहें, अच्छा जी, एरे डॉट फॉर ईच इस तरह यूज़ होता है कि एरे का नाम और फिर डॉट फॉर ईच लिखते हैं और उसके अंदर फिर आप एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई जी ए बी सी जो भी लिख लिया मैंने, और उसके ऊपर फिर ये फंक्शन अप्लाई करना है। अब फंक्शन के अंदर लॉजिक वही इफ एल्स वाली होगी, ठीक है। सो इफ टाइप ऑफ ए, अब यहाँ पे ए क्या है, एनी वैल्यू ऑफ द एरे मार्क्स 1 by 1 आइटरेट करेगा, पहली दफ़ा पहली वैल्यू, दूसरी दफ़ा दूसरी, सब पे बारी बारी ये खुद ब खुद फॉर ईच अप्लाई करेगा। इसमें हम इंडेक्स देने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस दफ़ा मैं दूसरा करके देखता हूँ, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि नंबर्स यूज़ कर लें तो फिर एल्स में स्ट्रिंग वाला आ जाएगा। तो नंबर्स है तो फिर नंबर्स, सॉरी अगर ये नंबर है तो फिर नंबर्स एरे में ये पुश करना है जी आपने ए को, जो वैल्यू है नंबर। एल्स क्या करना है, स्टूडेंट्स एरे में इसको पुश कर देना है। सारी ब्रैकेट्स हमारी मुकम्मल हैं, ये रहा, ठीक है जी। अब नीचे भी फॉर ईच लगा लेते हैं, पूरे पे फॉर ईच यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर ईच कैसे यूज़ होगा, एक तो यहाँ तक तो हमारा हो गया कि हमने मार्क्स एरे के ऊपर फॉर ईच अप्लाई कर लिया है कि नंबर स्ट्रिंग वैल्यूज़ को अलग अलग एरेज में शिफ्ट करके नई एरेज क्रिएट कर दो, ठीक है। नंबर्स एरे में वैल्यूज़ डाल दो, न्यूमेरिक स्टूडेंट्स एरे में स्ट्रिंग वैल्यूज़ डाल दो। अब हमने अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक एरे पे फॉर ईच अप्लाई करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स डॉट फॉर ईच, और इसमें क्या होगा जी, फंक्शन एनी वैल्यू ए बी सी एक्स वाई जी। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्स या नेम ले लेता हूँ जी, स्टूडेंट का नाम, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लॉजिक लिखेंगे। तो लॉजिक क्या है जी, कंसोल में लॉग करो, क्या लॉग करके दो हमें मिस्टर, अब यहाँ पे डॉलर और करली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल वैल्यू जो कि स्टूडेंट का नाम है, नेम, ठीक है, गॉट। अब आएंगे मार्क्स, तो डॉलर करली ब्रेसेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि मार्क्स हम कैसे लें नंबर्स एरे में से, जबकि फॉर ईच तो हमने अप्लाई किया है स्टूडेंट्स एरे के ऊपर। तो बात यह कि दोनों की इंडेक्स तो सेम टू सेम है, दोनों में वैल्यूज़ बराबर हैं, दोनों एरेज की लेंथ बराबर है, 3 न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं नंबर्स में, 3 स्टूडेंट्स के अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं। और एक लास्ट टाइम हमने बड़ी डिटेल में समझा था कि फॉर ईच का जो डिटेल्ड सिंटैक्स है ये असल में एक से ज़्यादा पैरामीटर्स लेता है। तो अगर इसमें 2 पैरामीटर यूज़ करें तो सबसे पहले एक इसका पैरामीटर होता है वैल्यू, जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मली ये यूज़ होता है। सेकंड पैरामीटर इसमें इंडेक्स होता है, तो यहाँ पे हम इंडेक्स भी ले लेते हैं, तो उसके लिए एक और हमें ब्रैकेट यहाँ पे डालनी पड़ेगी, और यहाँ पे दूसरा हमें पैरामीटर इंडेक्स लेना पड़ेगा, ठीक है।
तो अब जब इंडेक्स हमने ले लिया तो फिर हम दूसरी एरे को यूज़ कर सकेंगे और उसकी वैल्यू को इंडेक्स अप्लाई करके हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे नेम का मतलब तो ज़ाहिर है पहली दफ़ा पहली वैल्यू स्टूडेंट एरे की, दूसरी दफ़ा दूसरी वैल्यू, तीसरी दफ़ा तीसरी, फॉर ईच खुद ब खुद लेगा। और नंबर्स वैल्यू हम कैसे लेंगे वो हम इंडेक्स के थ्रू ले लेते हैं। तो नंबर्स और इसमें इंडेक्स। अब इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। ये एरर क्या है, यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट मिस की हुई है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक एंड देयर इट गोज। तो आई होप आपको ये डिटेल में समझ आ गया होगा कि फॉर ईच कैसे यूज़ किया है मैंने। फॉर ईच में सिंपल है, हमने एक तो फॉर लूप का i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन लेंथ वाला वो सारा कुछ ख़त्म करके डायरेक्ट फॉर ईच लगा दिया है। तो इसके अंदर फिर आप वैल्यू के ऊपर एक पैरामीटर लेते हैं जो कि नॉर्मली वैल्यू होता है, और अगर ज़्यादा पैरामीटर्स के फंक्शन में फॉर ईच में यूज़ करेंगे तो उसमें फिर वैल्यू के बाद इंडेक्स होता है सेकंड पैरामीटर, और थर्ड जो पैरामीटर होता है वो पूरी एरे इटसेल्फ होती है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू ले ली और उसके ऊपर मैंने ये एरो फंक्शन लिखा है और उसकी लॉजिक में फेल से यूज़ करके वैल्यूज़ को पुश करवा दिया है। ये हमारी एरेज जनरेट हो गई यहाँ से, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग अलग अलग। अब इन दोनों में से किसी एक के ऊपर हम फॉर ईच लूप लगाएंगे, लेकिन क्योंकि कंसोल में जो हमने लॉग करवाना है उसमें हमने दूसरी एरे से भी वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम फॉर ईच के फंक्शन में दूसरा पैरामीटर यानी जो कि इंडेक्स होता है, पहला वैल्यू होता है, दूसरा इंडेक्स और तीसरा पैरामीटर अगर लेंगे तो वो एरे होगी पूरी की पूरी। तो हमने इंडेक्स भी ले ली और इंडेक्स के थ्रू हमने दूसरी एरे से वैल्यू प्रिंट करवा ली है। ये था दूसरा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसको वीडियो को पीछे करके दोबारा देखें, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अब हम तीसरे सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे सोल्यूशन में हम फ़िल्टर मेथड यूज़ करेंगे, और फ़िल्टर मेथड जो है जावास्क्रिप्ट में ये भी एरे का एक मेथड है और ये नई एरे रिटर्न करता है। जो भी पेरेंट एरे होगी जिस पे आप फ़िल्टर मेथड अप्लाई करेंगे ये उसकी सारी वैल्यूज़ को एक फ़िल्टर से, यानी जो भी लॉजिक आप लिखेंगे उस लॉजिकल टेस्ट से गुजारता है, और जो वैल्यूज़ उस टेस्ट पे पूरा उतरती हैं उनकी एक नई एरे क्रिएट करता है। तो यहाँ पे हम एक जो लॉजिकल टेस्ट फ़िल्टर में यूज़ करेंगे वो डेफिनेटली ये होगा कि वैल्यू नंबर है या स्ट्रिंग है। तो नंबर जो होंगे उनकी हम अलग एरे बनाएंगे फ़िल्टर से, और जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ होंगी जो नेम है स्टूडेंट्स के उनकी हम अलग एरे बनाएंगे। तो इसको यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है कि एरे का नाम डॉट फिल्टर और फिर इसके बाद इसकी पैरेंथेसिस है, और पैरेंथेसिस के अंदर एक एरो फंक्शन होता है सेम फॉर ईच की तरह, और बाकी जितने भी एडवांस जावास्क्रिप्ट मेथड्स हैं उसकी तरह अंदर आप एक्स वाई जी जो मर्जी यूज़ करें। इसका मतलब सिंपल यही है कि ये मार्क्स एरे हर वैल्यू को 1 बाय 1 आइटरेट करेगा। तो यहाँ पे एक्स वाई जी जो मर्जी आप यूज़ कर लें या वैल्यू लिख लें, ठीक है। तो इसको एरो फंक्शन, और यहाँ पे हम लॉजिक बनाएंगे। तो लॉजिक डेफिनेटली वही होगी कि टाइप ऑफ वैल्यू इज स्ट्रिंग। अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि फ़िल्टर मेथड जो है ये नई एरे जनरेट करता है। तो ये जो पूरा सिंटैक्स मैंने लिखा है मार्क्स डॉट फिल्टर, और अंदर एक एरो फंक्शन में हमने लॉजिक लिखी है, ये क्या करेगा, ये इस पूरी एरे के ऊपर, मार्क्स एरे के ऊपर ये कोड रन करेगा और फिल्टर करके इसमें से सारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ की एक नई एरे बना देगा। तो इस एरे को हम एक नाम दे लेते हैं, लेट स्टूडेंट, या इज इक्वल टू, ठीक है। ये अब हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ की एक एरे बन जाएगी। इसी तरह से जो मार्क्स हैं, नंबर्स हैं जो स्टूडेंट्स के, उनकी भी एरे हम फिल्टर से बना लेते हैं। लेट स्कोर इज इक्वल टू मार्क्स डॉट फिल्टर। सेम इसी तरह आप एक्स वाई जी जो मर्जी लिखें। तो इसको भी मैं लेट से इसको मैं नाम लिख लेता हूँ, और इसके अंदर के एरो फंक्शन में हम सेम लॉजिक इसी तरह यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम क्या लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे कि नंबर वैल्यू हो, तो फिर आप इस स्कोर वाली एरे के अंदर इसको ले आओ, ठीक है। अब मैं आपको कंसोल में चेक करवा देता हूँ। लेट अस चेक। ये देखिए स्टूडेंट एरे, आप कंसोल में चेक करें। स्टूडेंट जैसे ही मैंने लिखा है तो उसने रीड किया है कि ये एक एरे बन गई है जिसमें सारी की सारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ यानी स्टूडेंट्स के नाम आ गए। इसी तरह यहाँ अगर हम कंसोल में चेक करें तो दूसरी हमने फ़िल्टर से बनाई है स्कोर,
तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एम्प्टी एरे आ रही है। अब ये क्यों आ रही है, इसमें हम कोई अपनी मिस्टेक देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैंने जो एक अपने लिए यूज़ किया है यहाँ पे वर्ड, वो मैंने नम यूज़ किया, तो यहाँ पे नम ही यूज़ करना था लॉजिकल टेस्ट में। अगर एक्स यूज़ करेंगे तो टाइप ऑफ एक्स, क्योंकि उसी के ऊपर एरो फंक्शन हमने अप्लाई करना है। तो अब दोबारा मैं आपको स्कोर चेक करवा देता हूँ। ये देखें जी, स्कोर वाली एरे भी जनरेट हो गई है। तो अब हम पहले की तरह फॉर ईच अप्लाई करते हैं। इन दोनों में से किसी एक एरे पे फॉर ईच अप्लाई करके हम अपना रिज़ल्ट प्रिंट कर सकते हैं। स्टूडेंट डॉट फॉर ईच, और इसके अंदर इसका एरो फंक्शन। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये मल्टीपल पैरामीटर्स इसका एरो फंक्शन ले सकता है। अगर मल्टीपल लेंगे तो पहली इनपुट ये लेता है ऑल वैल्यूज़ 1 by 1, ठीक है, और सेकंड जो पैरामीटर होता है वो इंडेक्स होता है। तो अब हम, क्योंकि जो आगे हम लिखेंगे इसके अंदर रिज़ल्ट, उसमें हम दोनों एरेज यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हम लिखेंगे कि मिस्टर फलां, तो फिर हम स्टूडेंट में से ही डाटा ले रहे होंगे, जो कि ये फॉर ईच आइटरेट करके इसमें से निकालेगा स्टूडेंट एरे में से। लेकिन जब स्कोर लिखेंगे कि कितने मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं, तो वो हमने इस एरे में से लेने हैं। सो यहाँ पे मैं 2 पैरामीटर ले लेता हूँ, और इसमें मैं कर लेता हूँ जी स्टूडेंट की जो वैल्यूज़ हैं वो नेम्स हैं, तो अपने लिए डिस्क्रिप्टिव बनाने के लिए नेम, और ये इंडेक्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसके एरो फंक्शन की हम लॉजिक लिखेंगे, और लॉजिक क्या है जी, कंसोल डॉट लॉग बैकटिक्स में हम मिस्टर, अब नाम जो है वो वेरिएबल होगा, और नाम हमने यहाँ पे क्या लिखा है जी, इसको हमने नेम का कीवर्ड असाइन किया है यहाँ पे, और ये स्टूडेंट एरे पे हम फॉर ईच लगा रहे हैं, तो उसके अंदर की वैल्यूज़ को हमने 1 by 1 सारों को नेम कंसिडर किया। तो यहाँ पे मिस्टर नेम गॉट, अब यहाँ पे हमने स्कोर उसका लिखना है। तो स्कोर के लिए क्या करेंगे, ये भी वेरिएबल वैल्यू है, डॉलर और करली ब्रेसेस, और इसके अंदर अब क्योंकि हमने एरे दूसरी यूज़ करनी है, तो हम उस एरे का नाम लिखेंगे और उसके अंदर हम इंडेक्स यूज़ करेंगे। तो क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, यानी 3 वैल्यूज़ हैं दोनों में, और पहले स्टूडेंट के अगेंस्ट उधर पहले का रिज़ल्ट है, तो यहाँ पे हम ये वाला जो पैरामीटर है सेकंड, उसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, तो ये पैरेलल वैल्यूज़ को उठा लेगा। चलेंगे अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए परफेक्टली इसने काम किया। आई होप ये वाला मेथड भी आपको समझ आ गया होगा। और इस तरह फ़िल्टर क्या करता है, एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लें। फ़िल्टर जो है वो एरे से नई एरे जनरेट करके देता है। जो भी लॉजिकल टेस्ट आप फ़िल्टर के एरो फंक्शन में लिखेंगे, उस पर जो जो वैल्यूज़ पेरेंट एरे में से पूरी उतर रही होंगी, उनसे वो एक नई एरे बना देगा। टास्क के नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं। अब हमने मार्क्स का टोटल निकाल के उसे प्रिंट करना है। तो सबसे पहले मैं फॉर लूप के साथ ही सॉल्व करूंगा, जो कि जावास्क्रिप्ट की बेस है, और उसके बाद हम रिड्यूस वाला एडवांस मेथड यूज़ करेंगे। तो इसमें 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप पहले जिस तरह हमने इसमें से नंबर्स को सेपरेट करके एक अलग से नंबर्स की एरे बनाई है, इस तरह से इसमें से वैल्यूज़ को इफ एल्स कंडीशन लगा के विद फॉर लूप या तो अलग कर लें, या फिर आप फिल्टर मेथड के थ्रू इसमें से न्यूमेरिक वैल्यूज़ के अलग एरे बना लें और फिर उसके ऊपर सम के लिए लॉजिक लगाएं। अदरवाइज़ ये है कि अगर डायरेक्ट इस पर हम लगाना चाहें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ जिसका नाम हम रखते हैं टोटल स्कोर, और इनिशियल वैल्यू इसको 0 दे देते हैं। और अब मैं मार्क्स एरे के ऊपर फॉर लूप लगाता हूँ ताकि इन सारी वैल्यूज़ में से जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उनका सम करे। फॉर लूप अब हमें सिर्फ इफ़ कंडीशन की ज़रूरत है। जैसे हम लास्ट टास्क में अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि सिर्फ इफ़ ब्लॉक भी यूज़ किया जा सकता है, एल्स मैंडेटरी नहीं होता जब उसकी ज़रूरत ना हो। तो इसमें हमें एल्स की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यूज़ तो हमने यूज़ करनी नहीं है। तो हमने क्या करना है कि जब न्यूमेरिक वैल्यूज़ हों तो फिर उन वैल्यूज़ को टोटल स्कोर में जमा करता जाए। तो एंड पे टोटल स्कोर इन सारी वैल्यूज़ में जमा होते होते टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इफ़ टाइप ऑफ मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट आई इज़ नंबर, कि अगर न्यूमेरिक वैल्यू हो तो फिर क्या करे कि टोटल स्कोर प्लस इज इक्वल टू मार्क्स आई।
यानी अगर न्यूमेरिक वैल्यू हो, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है कि टाइप ऑफ वैल्यू जो है वो नंबर है इस एरे की जो वैल्यू आइटरेट हो रही है, देन क्या करे कि उस न्यूमेरिक वैल्यू को टोटल स्कोर में जमा कर दे। ठीक है, फिर जब नेक्स्ट वैल्यू पे जाएगा न्यूमेरिक पे, तो पुराने स्कोर में फिर नई वो वाली वैल्यू भी जमा कर देगा एंड सो ऑन। और जब स्ट्रिंग वैल्यू होगी तो कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि एल्स हमने डिफाइन ही नहीं किया, उसको स्किप कर देगा। एक दफ़ा मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए टोटल स्कोर को कंसोल लॉग में प्रिंट करवा के दिखाता हूँ कि कैसे पहली वैल्यू पे क्या आएगा, फिर उसमें दोबारा जब नई वैल्यू जमा होगी तो क्या होगा, फिर नई वैल्यू जमा होकर क्या होगा। ये देखें, पहली दफ़ा जब लूप रन होगा 85 वैल्यू आएगी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो टोटल स्कोर पहले 0 था, उसके अंदर ये वैल्यू जमा हो जाएगी, तो 0 + 85 आ जाएगा। देन नेक्स्ट वैल्यू है स्ट्रिंग, इस पे कोड स्किप कर देगा क्योंकि हमने स्ट्रिंग के लिए कोई कंडीशन डिफाइन नहीं की। देन आ जाएगी नेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू 73, तो 73 पे कंडीशन फिर ट्रू होगी, तो फिर टोटल स्कोर के अंदर दोबारा ये 73 की वैल्यू ऐड होगी। तो टोटल स्कोर की वैल्यू क्या हो गई थी पहली वैल्यू के बाद 85, तो 85 में 73 ऐड हो जाएगा, 158 हो जाएगा। फिर स्ट्रिंग वैल्यू पे दोबारा स्किप होगी और नेक्स्ट टाइम फिर न्यूमेरिक वैल्यू जो 66 है वो अब 158 जो टोटल स्कोर की वैल्यू हो चुकी है उसके अंदर ऐड होके, तो टोटल स्कोर 224 हो जाएगा पूरी एरे पे फॉर लूप रन होने के बाद। इसको यहाँ से हटा देते हैं और जो हमने अपना रिजल्ट प्रिंट करना था उसके लिए सिंटैक्स लिखते हैं console.log total score obtained by all students is, और यहाँ पे आएगी टोटल मार्क्स जो हमने टोटल स्कोर जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया उसकी वैल्यू। क्योंकि हमने इसको बाद में रखा है, आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट ऊपर से नीचे रीड करता है, तो अगर आप इस कोड को ऊपर रन करेंगे तो 0 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि फॉर लूप उसके बाद रन होगा, इसलिए हमने इसको नीचे लिखा है। पहले फॉर लूप पूरी एरे पे रन होगा, टोटल स्कोर कैलकुलेट हो जाएगा, उसके बाद ये कोड रन होगा, तो फिर टोटल स्कोर सही प्रिंट होगा। तो इसको रन करते हैं, ये आप देख सकते हैं टोटल स्कोर ऑब्टेन्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स इज 224। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद हम एडवांस्ड एक मेथड यूज़ करने वाले हैं, रिड्यूस, जिसको नॉर्मली समझना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे तो इसलिए आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो चलते हैं इस सेकंड पार्ट के नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ, जो है रिड्यूस मेथड के साथ। रिड्यूस मेथड जो होता है वो सारे की सारी एरे की वैल्यूज़ को 1 बाय 1 इटरेट करता है। ये भी आइटरेबल एक फीचर है जावास्क्रिप्ट का, और एरे की जितनी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उन सब को सम करके सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करके सम बना देता है। तो इसलिए रिड्यूस का मतलब ये है कि रिड्यूस टू ए सिंगल वैल्यू। रिड्यूस का जो मेथड है ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स में कार्ट का टोटल करने के लिए यूज़ होता है। तो इस एरे पे हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम फिल्टर मेथड अप्लाई करके न्यूमेरिक वैल्यूज़ की एक एरे बना लेते हैं। ये फिल्टर मेथड से हमारी स्कोर की एक एरे बन गई है। मैं यहाँ आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारी स्कोर की एरे आ गई, ठीक है, सक्सेसफुली बन गई। अब रिड्यूस मेथड इस पे अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि फिल्टर जो है ये हमें एक पूरी एरे जनरेट करके देता है, लेकिन जो रिड्यूस है वो आपको एक सिंगल वैल्यू देगा, पूरी सारी की सारी वैल्यूज़ को सम करके एक सिंगल वैल्यू देगा। यानी वो आपको एक न्यूमेरिक वेरिएबल दे देगा, वो आपको एरे रिटर्न नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एरे का नाम होता है और उसके साथ लिखते हैं रिड्यूस, और उसके अंदर इसका फंक्शन लिखा जाता है। तो जो रिड्यूस का फंक्शन होता है वो 4 पैरामीटर्स लेता है, ठीक है। ये मैं जनरल सिंटैक्स अभी लिख रहा हूँ। सबसे पहला पैरामीटर इसमें होता है टोटल, और दूसरा पैरामीटर ये लेता है करंट वैल्यू। 1 बाय 1 आइटरेट करेगा, हर दफ़ा ये टोटल करेगा, फिर करंट वैल्यू जो नई आएगी उसको लेगा, फिर टोटल करेगा, फिर नई वैल्यू लेगा एरे में से, एंड सो ऑन। तीसरा इसके अंदर होता है इंडेक्स, और चौथा पैरामीटर इसमें पूरी की पूरी एरे होती है। मेन चीज़ है यहाँ पे हम इसका सिंटैक्स लिखते हैं जो भी हमने कोड रन करना होता है। और मेन जो एक और चीज़ है इसके जनरल सिंटैक्स में कि इसकी जो क्लोजिंग करली ब्रेस है उसके बाद कामा डाल के आपने टोटल को एक स्टार्टिंग वैल्यू देनी होती है।
जो नॉर्मली हम 0 रखते हैं, ठीक है। अगर 0 नहीं देंगे तो ये जो जिस एरे के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी पहली वैल्यू को यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू कंसिडर करेगा। तो यहाँ पे मार्क्स वाली जो एरे हमारी स्कोर वाली जनरेट हुई उसमें पहली वैल्यू 85, अगर हम 0 नहीं देंगे तो वो 85 लेगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो नॉर्मली जो रिड्यूस का हम फंक्शन यूज़ करते हैं उसमें हम पहले 2 पैरामीटर ले रहे होते हैं, बाकी दोनों की ज़रूरत अमूमन नहीं पड़ती। तो टोटल और करंट वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ से ये सारी चीज़ें मिटा देते हैं और 2 पैरामीटर हम इसके ले लेते हैं। नाम भी हम अपने हिसाब से रख लेते हैं। एक हम रखते हैं जी टोटल और दूसरा हम रखते हैं करंट वैल्यू अपने समझने के लिए। एक्स वाई जी जो मर्जी आप रखें, पैरामीटर्स का मतलब इसके लिए यही होगा। ये एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा हो गई है। अच्छा, सिंटेक्स में हमेशा आपने रिटर्न यूज़ करना है क्योंकि आपने जो टोटल आएगा उसको रिटर्न करवाना है। रिटर्न का मतलब ये होता है कि जो आउटपुट आएगी वो आपको मिले, उसको आप फिर यूज़ भी कर सकें। तो रिटर्न आप इसे करवाएंगे। रिटर्न हमने क्या करवाना है, टोटल प्लस करंट वैल्यू, यानी इस एरे को आइटरेट करो और हर दफ़ा टोटल लो, पहली दफ़ा 0 लेगा, उसके अंदर जो वैल्यू है वो जमा करो, फिर दोबारा उस टोटल के अंदर नई वैल्यू ऐड करो, फिर उस टोटल के अंदर नई वैल्यू ऐड करो एंड सो ऑन, जब तक एरे ख़त्म नहीं हो जाती। तो स्कोर एरे के ऊपर हम कर रहे हैं। अब इसने एक नंबर हमें रिटर्न करना है, एक एरे ने रिटर्न करनी, तो इसको हम एक नाम दे देते हैं लेट टोटल स्कोर इज इक्वल टू, ठीक है। तो इस तरह हमने ये रिड्यूस मेथड लगा दिया है। इसको मैं थोड़ा सा इंडेंट कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। कंसोल लॉग करते हैं अपना रिजल्ट जो हम प्रिंट करना चाहते हैं। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स आर, और यहाँ पे ये जो हमने वेरिएबल क्रिएट की है रिड्यूस से, सिंगल वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो, इसको रन करते हैं। ये हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही अप्लाई हुआ है। 239, यहाँ पे मैंने 100 मार्क्स किए हुए हैं इसलिए 239 आ रहा है। इसको 85 करते हैं, शुरू में हमारे जो इसमें था, और दोबारा से सारा कोड रन करके देखते हैं। तो ये देखें अपडेट हो गया, 239 की बजाय अब 224 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम रिड्यूस मेथड यूज़ करते हैं। और जो मैं कह रहा था कि अगर यहाँ पे 0 नहीं लेंगे तो वो पहली वैल्यू लेगा, ठीक है। तो उसका क्या मकसद है, यहाँ पे ये 0 ख़त्म कर देता हूँ। अब देखें स्कोर की जो एरे है ना हमारे पास, इसमें पहली वैल्यू 85 है, फिर 73 और फिर 66 है। तो जब हम यहाँ पे 0 दे देते हैं तो इसका मतलब है कि 0 पहली दफ़ा लेता है और उसमें करंट वैल्यू यानी 85 जमा करता है, फिर 85 के अंदर नेक्स्ट टाइम 73 जमा करता है, फिर उन दोनों के टोटल के अंदर नेक्स्ट टाइम 66 जमा करता है। ये है रिड्यूस के पैरामीटर्स का मकसद, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू नहीं देंगे, 0 डिफाइन नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो पहली वैल्यू को ही स्टार्टिंग टोटल ले लेगा। तो पहली दफ़ा वो क्या करेगा, 85 को टोटल ले लेगा, उसमें फिर करंट वैल्यू जमा कर देगा 73 और फिर उन दोनों के टोटल में 66। तो इन एनी केस एक स्टेप आपका कम हो जाएगा कोड का, लेकिन रिजल्ट आपका सेम रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई होप आपको रिड्यूस मेथड समझ में आ गया होगा। टास्क के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। तो इसमें हम ये प्रिंट करेंगे कि द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स आर। तो यहाँ पे एंड पे हमें जो है ना, हमने इसी एरे से टोटल कैलकुलेट करना है। इसमें रिड्यूस भी हम यूज़ करेंगे और टर्नरी ऑपरेटर जो हमने सीखा था इफ एल्स कंडीशन को शॉर्टकट लिखने का, उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो क्विकली कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला बेसिक तरीका है, जो बेस है सारे तरीकों की, वो फॉर लूप है। और जल्दी से मैं ये अप्लाई करूँगा ताकि ट्यूटोरियल बहुत लंबा ना हो। और यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि हम क्योंकि इसी एरे पे लगा रहे हैं मार्क्स जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी हैं और स्ट्रिंग्स भी हैं, तो हमने पहले चेक करना है कि न्यूमेरिक वैल्यू हो। इफ़ टाइप ऑफ मार्क्स टू इंडेक्स, ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी बात ये है कि हमने निकालना है हाईएस्ट नंबर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बार वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं हाईएस्ट मार्क्स के लिए। लेट हाईएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू, इसको 0 हम रख देते हैं। तो एक तो कंडीशन ये हो गई कि इस एरे पे अप्लाई हो और इसमें न्यूमेरिक वैल्यू हो, ये चेक करे। और दूसरा क्या चेक करना है कि एंड
ये वैल्यू जो है ये हाईएस्ट मार्क से ज़्यादा हो। हाईएस्ट मार्क इस वक्त हम स्टार्टिंग वैल्यू कर रहे हैं 0, तो इससे ये इस वेरिएबल की वैल्यू से ये ज़्यादा हो तो फिर क्या करेगा कि हाईएस्ट मार्क्स को रिप्लेस करके 0 की जगह पे वो वैल्यू असाइन कर देगा जो यहाँ से आ रही है। यानी पहली दफ़ा जब लूप रन होगा फॉर लूप तो ये देखेगा कि 85 जो है वो नंबर भी है और ये हाईएस्ट मार्क्स की जो वैल्यू है 0 इससे बड़ा भी है, तो ये इसको यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स को वैल्यू असाइन कर देगा 85 0 की बजाय। तो इसको क्या करेंगे, हाईएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स आई। ठीक है कि अगर वैल्यू जो है वो न्यूमेरिक भी हो प्लस वो हाईएस्ट मार्क्स की वैल्यू से ज़्यादा भी हो तो फिर क्या करो कि वो जो वैल्यू आई है वो हाईएस्ट मार्क्स को असाइन कर दो। तो पहली दफ़ा 85 आएगा, 85 0 से बड़ा भी है न्यूमेरिक भी है तो हाईएस्ट मार्क्स 0 की बजाय 85 हो जाएंगे। अगली दफ़ा जब 73 पे आएगा तो फिर वो हाईएस्ट मार्क्स से बड़ा नहीं होगा, क्यों, हाईएस्ट मार्क्स तो 85 है तो इसको वो स्किप कर देगा। ठीक है, इसी तरह 66 भी छोटा है तो इसको भी स्किप कर देगा। और एंड पे जो हमने अपना रिजल्ट लॉग करवाना है वो हम देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग द हाईएस्ट मार्क्स obtained बाय ए स्टूडेंट आर, वेरिएबल वैल्यू के लिए डॉलर करली ब्रेसेस और करली ब्रेसेस के अंदर ये जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया हाईएस्ट मार्क्स जो इस पूरे लूप के बाद रीअसाइन होते होते हाईएस्ट वैल्यू बन चुका होगा, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख देते हैं और अब कोड को रन करके देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट आर 85। अब मैं यहाँ पे चेंज करके आपको दिखाता हूँ, 95 करके इसको रन करते हैं तो ये आप 96 करके रन किया तो आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट अपडेट हो गया, हाईएस्ट मार्क्स जो थे वो 96 वाले आ गए। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 703 करके देखूँ, अब देख सकते हैं आपके हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो 703 अपडेट हो चुके हैं। ये है एक तरीका। अब इसमें हमने टर्नरी ऑपरेटर जो पढ़ा था इफ़ एल्स कंडीशन को शॉर्टकट करने वाला वो लगाते हैं। तो इफ़ एल्स को हम टर्नरी कंडीशन में कैसे करते हैं, ये एक क्विक रीकैप है, उसमें हम इफ़ और एल्स नहीं लिखते, तो ये इफ़ उड़ा देते हैं यहाँ से। इसी तरह ये जो इफ़ स्टेटमेंट की ये वाली करली ब्रेसेस हैं इनको भी रिमूव कर दें। डायरेक्ट हमने कंडीशन लिखनी होती है, तो ये हमारी कंडीशन है, टाइप ऑफ मार्क्स एरे की जो वैल्यू है वो अगर नंबर है और वो वैल्यू जो है हाईएस्ट मार्क्स से ज़्यादा है, ये हमने कंडीशंस लिखनी होती हैं। उसके बाद हमने कॉलन लिखना होता है और कॉलन के बाद हमने क्वेश्चन मार्क लिखना होता है जो इफ एल्स की निशानी है। ठीक है, ये आ गई कंडीशंस। उसके बाद क्वेश्चन मार्क टर्नरी ऑपरेटर का जो सिंटेक्स है वो, और यहाँ पे जो हम आउटकम लेना चाहते हैं अगर ट्रू हो तो वो यहाँ पे होता है। इसके बाद ये आ गया ट्रू। अब क्योंकि एल्स कंडीशन हमने स्किप की है इस केस में, तो दूसरी हमने जो लिखनी होती है ना वो होती है ये ट्रू हो तो ये, और अगर फॉल्स हो तो फिर एल्स वाली। तो यहाँ पे एल्स हमने कुछ नहीं किया तो उसकी जगह पे हम लिखेंगे कॉलन लगा के नल, यानी अगर फॉल्स हो तो कुछ भी नहीं करना और अगर ट्रू हो तो हाईएस्ट मार्क्स को ये वैल्यू असाइन कर देनी है जिसपे ये दोनों कंडीशंस पूरी आ रही हैं। तो अब रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। और यहाँ पे वैल्यूज़ को अगर मैं वापस कर दूँ, अब रन करके देखते हैं, अब देख सकते हैं अपडेट हो गया। ठीक है, तो ये है क्विकली एक टर्नरी ऑपरेटर की रीकैप, और इससे भी हमने हाईएस्ट वेरिएबल जो है वो फाइंड आउट कर लिया। और तीसरी बात ये थी कि हम फॉर ईच लूप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे पहले समझाया, मार्क्स डॉट फॉर ईच। फॉर ईच आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि फॉर लूप से बेटर इसलिए कि इसमें आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस दैन एरे डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस नहीं लिखना पड़ता। तो इसके अंदर इसकी ब्रैकेट्स होती हैं और ब्रैकेट्स के अंदर हमने एक एक्स वाई जी या कोई भी नाम देना होता है पैरामीटर का, जिसका मतलब ये होता है कि ये सारी एरे की वैल्यूज़ को 1 बाय 1 आइट्रेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एरे के अंदर हमारी वैल्यू है 85, साबिर 73, नवी 76, असलम, इसको मैं आइटम का नाम दे देता हूँ और इस पे एरो फंक्शन अप्लाई कर देता हूँ। तो एरो फंक्शन में जो है ना वो हम यही वाली इफ़ एल्स कंडीशन जो थी जो हमने टर्नरी ऑपरेटर की फॉर्म में लिखी है यही वाली लिख देता हूँ। ठीक है, और अब इसको हम फॉर लूप को मिटा देते हैं
और इसको हम रन करके चेक करते हैं। यहाँ हमने एक मिस्टेक की है क्योंकि हमने यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी अब आई हम यूज़ नहीं कर रहे, फॉर ईच का यही फ़ायदा होता है, तो हमने उसकी जगह पे आइटरेटेबल वैल्यूज़ के लिए आइटम का लफ्ज़ यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम मार्क्स इंटू आई को आइटम से रिप्लेस करेंगे, आइटम क्योंकि आइटम मीन्स ऑल वैल्यूज़ ऑफ मार्क्स एरे 1 by 1। नाउ लेट्स चेक। ये कह रहा है कि एक आपकी ब्रैकेट जो कम है जी, ये रहा जी हमारा सॉल्यूशन जो हमने फॉर ईच इस पे अप्लाई करके किया, और इसमें भी मैं यहाँ पे आपको अपडेट करके दिखा देता हूँ। ये देखें, इट इज़ वर्किंग परफेक्टली। और अब हम इसी प्रॉब्लम को रिड्यूस से सॉल्व करते हैं। रिड्यूस को हमने वैसे सम के लिए यूज़ किया है, अभी तक हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो रिड्यूस का मतलब ये होता है कि पूरी एरे को रिड्यूस करके एक वैल्यू में कन्वर्ट करो। अब की बार हम क्या करेंगे कि इस पूरे एरे की वैल्यूज़ पे रिड्यूस अप्लाई करके उसको एक वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे जो कि हाईएस्ट वैल्यू होगी। तो उसके लिए एक आपने याद रखना है कि जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ ना हाईएस्ट, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ हाईएस्ट मार्क्स, तो आप देख रहे हैं कि ये अभी भी 703 ले रहा है, हालांकि हमने एक कोड डिलीट कर दिया है। तो ये आपने याद रखना है कि जो वेरिएबल डिफाइन हो जाते हैं वो मेमोरी में रहते हैं। तो पहली वीडियो जो थी इंट्रोडक्टरी इस कोर्स की, उस पे मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आपने कंसोल की मेमोरी कैसे क्लियर करनी है। तो आप इसको कंसोल को यहाँ पे रिफ्रेश बटन में जाके ब्राउज़र विंडो में जो कंसोल वाली विंडो है जिस पे आप स्निपेट पे काम करें, उसको एम्प्टी कैशे ज़रूर कर लें, ताकि आप फिर अदरवाइज गलत रिजल्ट निकालते रहेंगे और समझ रहेंगे कि सही आ रहा है। ठीक है, अच्छा वेल अब आपको मैं दिखा देता हूँ। मेमोरी क्लियर की है तो अब हाईएस्ट मार्क्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आप देख रहे हैं। ठीक है, अब हाईएस्ट मार्क्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नीचे भी हमारे पास नहीं आ रहा। ठीक है, इस तरह आपने मेमोरी को क्लियर करते रहना है। अब हम इस तरह करते हैं रिड्यूस, क्योंकि एक वैल्यू हमें रिटर्न करता है, तो इस केस में हमने हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न करवानी है। तो उसको हम एक वेरिएबल का नाम दे देते हैं लेट हाईएस्ट। इस दफ़ा मैं स्कोर कर देता हूँ, लेट हाईएस्ट स्कोर इज इक्वल टू एरे डॉट रिड्यूस, तो मार्क्स डॉट रिड्यूस। और ये भी आपको मैंने बताया था कि ये कौन से पैरामीटर लेता है। एक होता है इसमें टोटल वैल्यू होती है, दूसरी होती है इंडिविजुअल वैल्यू, टोटल वैल्यू इंडिविजुअल 1 by 1 जो वैल्यूज़ होती हैं वो लेता है, तीसरा ये पैरामीटर लेता है इंडेक्स, और चौथा ये पूरी की पूरी एरे लेता है, और उसके बाद ये इसके ऊपर एक फंक्शन अप्लाई करता है। ठीक है, ये होता है रिड्यूस का जनरल सिंटैक्स। और इसमें एक और जो जनरल सिंटैक्स में चीज़ होती है वो यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड होता है। यहाँ पे जो भी हमने कोड लिखना है उसके साथ रिटर्न होता है, और यहाँ इसकी क्लोजिंग जो ब्रैकेट है करली ब्रेस के बाद टोटल वैल्यू की स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे हम लेते हैं, तो वो हम 0 देते होते हैं। ठीक है, तो अब इस केस में इन दोनों की हमें पैरामीटर्स की ज़रूरत नहीं है, इंडेक्स और एरे की। इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ, और टोटल वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यू को मैं डिस्क्रिप्टिव नाम दे लेता हूँ अपने लिए। तो टोटल वैल्यू की बजाय मैं इसमें कर लेता हूँ हाईएस्ट वैल्यू, और इंडिविजुअल वैल्यू को मैं कर लेता हूँ बल्कि हाईएस्ट, हाँ ठीक, हाईएस्ट वैल्यू, और इसको मैं कर लेता हूँ करंट वैल्यू। ठीक है, अब इस पे क्या करेंगे रिटर्न, और यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे हम टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू। तो अब इसमें हाईएस्ट वैल्यू से मुराद ये वैल्यूज़ का जो ऑपरेशन अप्लाई होने के बाद आएगा कंडीशन के बाद वो वैल्यूज़ हैं, और ये जो करंट वैल्यू है ये सारी 1 by 1 है। तो कंडीशन क्या होगी कि इफ़ टाइप ऑफ करंट वैल्यू क्या हो, नंबर हो, और 2 दफ़ा एम्परसेंड लिखेंगे, एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि करंट वैल्यू इज ग्रेटर देन हाईएस्ट वैल्यू। तो क्वेश्चन मार्क ये इफ एल्स स्टेटमेंट का, और अब हमने लिखना है कि अगर ये कंडीशंस दोनों ट्रू हो तो क्या रिजल्ट देना है। तो वो क्या करना है कि हमने अगर करंट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू बड़ी भी है और नंबर भी है तो सिंपली हमने हाईएस्ट वैल्यू को रिटर्न करवा देना है, अदरवाइज हमने करंट वैल्यू को रिटर्न करवा देना है, क्योंकि करंट वैल्यू जो है वो हाईएस्ट वैल्यू से बड़ी हो गई है, तो हमें बड़ी चाहिए। तो अगर ये कंडीशंस दोनों ट्रू हैं तो करंट वैल्यू रिटर्न कर दो।
और अदरवाइज क्या करो, हाईएस्ट वैल्यू जो आ रही है वही रिटर्न कर दो। ये हमने लिखा है सिंटैक्स, एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं। एक तो रिड्यूस जो है वो एक वैल्यू रिटर्न करता है पूरी एरे पे ऑपरेशन परफॉर्म करके, तो उसको हमने वेरिएबल का नाम दे दिया हाईएस्ट स्कोर। और फिर एरे डॉट रिड्यूस का हमने सिंटैक्स यूज़ किया। इस सिंटैक्स के अंदर 4 पैरामीटर लेता है ये, लेकिन हमको 2 की ज़रूरत है, तो हमने इसका टोटल वाला और साथ में जो करंट वैल्यू वाला है वो 2 पैरामीटर लिए हैं। उसके अलावा एक इसके सिंटैक्स में कीवर्ड रिटर्न यूज़ करना होता है, वो हमने लिख लिया है। उसके बाद क्लोजिंग जो ब्रैकेट है उससे पहले हमने कामा डाल के स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द टोटल जो है वो देनी होती है, तो वो हमने 0 लिख लिया। अब सिंटैक्स में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को टर्नरी ऑपरेटर की फॉर्म में लिखा है, जो ये है कि टाइप ऑफ करंट वैल्यू चेक करो कि वो नंबर हो, और दूसरी बात यह कि करंट वैल्यू जो है वो हाईएस्ट वैल्यू से बड़ी हो, तो फिर क्या करो कि करंट वैल्यू रिटर्न कर दो, और अदरवाइज जो है ना वो हाईएस्ट वैल्यू ही रिटर्न कर दो। इसको रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने पहले हाईएस्ट मार्क्स यूज़ किया था, अब हमने वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, तो यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर कर लेते हैं और अब रन करके देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा काम सक्सेसफुली हो गया। अगर मैं यहाँ पे स्कोर को चेंज करके रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो इससे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि रिड्यूस जो है वो सिर्फ और सिर्फ टोटल के लिए नहीं होता, बल्कि इससे आप और ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में किसी भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ वाली एरे में से हाईएस्ट नंबर जो है वो फाइंड आउट करने के लिए एक शॉर्टकट मेथड होता है बिल्ट इन, लेकिन क्योंकि इस चैलेंजेस की सीरीज़ में हम लॉजिक बिल्ड करना सीख रहे हैं, इसलिए मैंने आपको वो नहीं करवाया। जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। तो इसका तरीका ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ वाली एरे होनी चाहिए, इसमें स्ट्रिंग और नंबर्स दोनों हैं। उसके लिए एक एरे क्रिएट कर लेते हैं फिल्टर से। ये एक एरे क्रिएट हो गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको कंसोल में। ये देखिए ये फिल्टर हो गई है, सारी वैल्यूज मार्क्स में से न्यूमेरिक, और नई एरे बन रही है फिल्टर के थ्रू जिसका नाम है स्कोर्स। और अब इन स्कोर्स में से हाईएस्ट हमने फाइंड आउट करना है। तो बिल्ट इन जो जावास्क्रिप्ट में मेथड होता है वो होता है math.max.apply और ब्रैकेट में नल और फिर कामा करके हम एरे का नाम लिखते हैं। ठीक है, ये होता है इसका जनरल सिंटैक्स हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करने का। तो यहाँ पे हम हाईएस्ट एक लिख लेते हैं, लेट हाईएस्ट स्कोर इज इक्वल टू, ये आगे सिंटैक्स आ गया। बिल्ट इन जो फीचर है एक math.max.apply का, और यहाँ पे एरे हमारी है स्कोर्स जो हमने अभी न्यूमेरिक वाली की है। और अब मैं आपको कंसोल में लॉग करके दिखा देता हूँ कि इसने हाईएस्ट स्कोर फाइंड आउट किया है या नहीं किया। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। अब रन करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसने हाईएस्ट नंबर जो है वो फाइंड आउट कर लिया है, जो कि 96 था। और अगर मैं यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू चेंज कर दूँ, कंसोल को क्लियर करूँ और दोबारा ये पूरा कोड रन करूँ, तो आप देख सकते हैं इसने हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है। इस चैलेंज में हमने ये यूज़ इसलिए नहीं किया कि हम लॉजिक बिल्ड करना सीख रहे हैं। तो इसके बाद अब हम जो स्टेज पे जाने वाले हैं उसमें हम रिड्यूस से ऑब्जेक्ट जनरेट करेंगे, जिससे हम ये प्रिंट करवाएंगे कि किस बंदे ने हाईएस्ट स्कोर अचीव किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारे चैलेंज का आखिरी टास्क है और इसमें हमने ये प्रिंट करना है कि मिस्टर साबिर ऑब्टेन्ड हाईएस्ट मार्क्स, और इसमें एरे में फ़िलहाल साबिर के हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो ये हमने लॉजिकली करना है कि जिसके हाईएस्ट मार्क्स हों वो प्रिंट हो जाए। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले वही देसी तरीका करते हैं। एक तो हम इसमें फॉर लूप अप्लाई करेंगे और मार्क्स डॉट लेंथ, और यहाँ पे हम लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, इफ एल्स वाली। अब इसमें हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक तो पहले हमें वो स्कोर फाइंड आउट करना है जो हाईएस्ट है, उसके बाद हमने वो बंदे का नाम फाइंड आउट करना है जो उस हाईएस्ट स्कोर के साथ है। तो हम 2 वेरिएबल बना लेंगे, लेट टॉप स्कोर इज इक्वल टू 0। एक ये हमने वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया डिक्लेयर करके, और एक हम स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं जो कि बंदे का नाम है।
टॉप्स को या पोजीशन होल्डर इसको कर लेते हैं, और इसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग रख देते हैं। जिस तरह से हम वेरिएबल को 0 रख सकते हैं, इसी तरह हम एक खाली स्ट्रिंग भी बना सकते हैं जिसमें फिलहाल कोई वर्ड नहीं है। तो अब ये फॉर लूप के अंदर हम लॉजिक वही वाली सबसे पहले अप्लाई करते हैं कि इफ टाइप ऑफ मार्क्स की जो भी वैल्यू है 1 बाय 1 वो एक तो नंबर हो, और उसके साथ साथ ये जो वैल्यू है ये हाईएस्ट मार्क्स की जो टॉप स्कोर की इस वक्त वैल्यू हमारे पास 0 यानी कि है उससे बड़ी हो। ये चेंज होती रहेगी ज़ाहिर है जैसे जैसे लूप रन होगा। तो फिर क्या करना है इसने कि टॉप स्कोर जो है ना उसकी वैल्यू चेंज करके वो हाईएस्ट वैल्यू कर देनी है। टॉप स्कोर इज इक्वल टू मार्क्स इनटू आई, ठीक है। जो वैल्यू भी यानी उस एरे की ये फाइंड आउट करता है कि ये टॉप स्कोर की करंट वैल्यू से बड़ी है तो उसको ये कर दे इधर, ठीक है, रिप्लेस कर दे, टॉप स्कोर की वैल्यू को रीअसाइन कर दे। दूसरा इसने क्या करना है कि जो पोजीशन होल्डर है उसकी वैल्यू एरे से कैसे उठानी है कि मार्क्स टू आई प्लस 1। क्यों? क्योंकि मार्क्स इंटू आई फर्ज करें यहाँ पे 85 है तो फिर उससे आगे वाली वैल्यू पे नाम है, तो जो भी हाईएस्ट वैल्यू आए उससे आगे वाली को यहाँ पोजीशन होल्डर की स्ट्रिंग में डाल दे, तो खुद ब खुद यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स आ जाएंगे और यहाँ पे उसके साथ ही जो आगे बंदे का नाम होगा वो आ जाएगा। तो अब हम एंड पे जो हमने प्रिंट करवाना है वो लिखते हैं console.log मिस्टर, यहाँ पे हम पोजीशन होल्डर का नाम रखेंगे और पोजीशन होल्डर का हमने वेरिएबल डिफाइन कर लिया है जो कि फॉर लूप के रन होने के बाद यहाँ से आएगा, ठीक है। obtained highest score सॉरी मार्क्स चेंज किए हुए हैं, इनको मैं वापस कर लेता हूँ। ये देखें ये मैंने बैक टेक्स्ट के बाहर इसको लिख दिया था, इसको यहाँ पे लिखना है। रन करते हैं, ये देख लें जी साबिर ने हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किए। अगर हम इसके मार्क्स बढ़ा दें असलम के और अब रन करें तो देखें असलम ने हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किए, और अगर हम नवीद के मार्क्स को बढ़ा दें तो नवीद ने हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किए। ये हो गया टिपिकल फॉर लूप का तरीका, और इसी को आप फॉर ईच के साथ भी ट्राई करें, जैसे मैं आपको पहले लास्ट 2-3 सॉल्यूशंस में समझा चुका हूँ, बड़ी डिटेल में हम देख चुके हैं, उससे भी आपको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम इसको करेंगे रिड्यूस मेथड से, ऑब्जेक्ट जनरेट करेंगे जो कि 2 चीज़ें उठाएगा एरे में से, एक तो स्कोर उठाएगा और दूसरा बंदे का नाम भी साथ उठा के ऑब्जेक्ट के अंदर की और वैल्यू पेयर्स जनरेट करता जाएगा। तो हाईएस्ट स्कोर की हमें वो 2 चीज़ें देगा एज ए ऑब्जेक्ट रिड्यूस मेथड के थ्रू, एक तो हाईएस्ट स्कोर देगा और साथ ही साथ उसके साथ जो बंदे का नाम होगा हाईएस्ट स्कोर वाले का वो भी देगा। सो लेट्स डू दिस, इसको क्लियर कर लेते हैं, इस सारे लॉजिक को क्लियर करते हैं और रिड्यूस मेथड अप्लाई करते हैं, और एक दफ़ा कंसोल की मेमोरी को भी हम कैशे मेमोरी को वाइप आउट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हमने अगर रिड्यूस मेथड अप्लाई करना है तो आपको पता है कि रिड्यूस जो होता है वो हमें पूरी एरे को रिड्यूस करके एक वैल्यू में कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड करवाता है। तो इस केस में हम एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस एरे से रिड्यूस करके जनरेट करेंगे जिसमें 2 की वैल्यू पेयर्स होंगे, एक जो है वो टॉपर का नाम होगा और दूसरा उसका स्कोर होगा। तो थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में होता कैसे है। ऑब्जेक्ट इस तरह से बनाया जाता है, लेट या वार या कास्ट जिससे भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इसी तरह करके, और इसके अंदर करली ब्रेसेस होती हैं, एरे में स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं और यहाँ पे करली ब्रेसेस होती हैं, और करली ब्रेसेस के अंदर की और वैल्यू पेयर्स होते हैं, और हर की वैल्यू पेयर के बाद कामा होता है और फिर दूसरा की वैल्यू पेयर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये ऑब्जेक्ट जो ऐसे कार के हवाले से है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं जी, कलर वाइट प्राइस, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। इसमें हर वैल्यू जो है उसमें की वैल्यू पेयर होता है और हर वैल्यू के बाद हर एलिमेंट के बाद कामा होता है। तो अब हम रिड्यूस मेथड अप्लाई करेंगे जिसने इस पूरी एरे को रिड्यूस करके हमें एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करवाना है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें 2-3 चीज़ें चाहिए। तो इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं रख लेता हूँ टॉपर,
ठीक है, तो टॉपर का हमें क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए उसका नाम और स्टार्टिंग वैल्यू उसकी एम्प्टी स्ट्रिंग रखेंगे, और दूसरा हमें चाहिए उसका स्कोर, कितने उसने मार्क्स अचीव किए, वो स्टार्टिंग वैल्यू हम 0 रख लेते हैं। और यहाँ पे आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट में हर एलिमेंट के बाद कामा होता है दूसरे से पहले। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हमने जनरेट करवाना है, और ये हम करवाएंगे कैसे, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब ये आपने सिर्फ माइंड में रखना है कि हमने ये ऑब्जेक्ट जनरेट करवाना है, और अगर इस ऑब्जेक्ट को जनरेट करवाना है तो इसको हम शॉर्ट कैसे लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, अगर हम इसको एक लाइन में इस तरह करें तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा। बेसिकली हमने ये जनरेट करवाना है, ये ऑब्जेक्ट है। पहले मैंने आपको समझाने के लिए उसको 2-3 लाइनों में लिखा था, जिस तरह लिखा जाता है कोडिंग के अंदर। जब हम रिड्यूस यूज़ करेंगे तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। सो हम यहाँ पे कर लेते हैं लेट टॉपर इज इक्वल टू एरे का नाम डॉट रिड्यूस, और रिड्यूस मैंने आपको बताया था कि 4 पैरामीटर्स लेता है। सबसे पहले ये टोटल लेता है, इस केस में हम टॉपर करेंगे क्योंकि यही जो टोटल होता है सम ऑफ वैल्यूज़ वो इसने रिटर्न करवाना होता है। तो ऑब्जेक्ट हमने रिटर्न करवाना है, तो ऑब्जेक्ट का नाम हमने टॉपर रखा है। वो दूसरा पैरामीटर जो होता है वो वैल्यूज़ होती हैं 1 बाय 1, तो इसमें हम आइटम लिख लेते हैं। और तीसरी चीज़ इसमें होती है इंडेक्स, और चौथी चीज़ होती है पूरी की पूरे एरे इट्सेल्फ, और इसके ऊपर एरो फंक्शन अप्लाई करना होता है। और यहाँ पे उसकी लॉजिक से पहले हमने रिटर्न कीवर्ड लगाना होता है, और उसके बाद हमने यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू देनी होती है क्लोजिंग ब्रैकेट से पहले। तो इस केस में स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, वो हमारा ये वाला एम्प्टी ऑब्जेक्ट है ये। तो इसको यहाँ से हम कॉपी करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हमने इसे रिटर्न करवाना है। स्टार्ट में ये होगा, देन इसके अंदर हम कोई ऐसी लॉजिक लिखेंगे कि ये जब वैल्यूज़ को आइट्रेट करे तो रिड्यूस करते करते नाम में हमें उस बंदे का नाम दे दे इधर से उठा के जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं, और यहाँ से नंबर हमें उठा के स्कोर की जगह पे लिख के ये एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दे। तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डॉट की से फाइंड आउट की जाती हैं। जैसे अगर हमने ये वाला जो ऑब्जेक्ट है टॉपर वाला, इसमें से नाम प्रिंट करवाना तो हम उसको टॉपर डॉट नेम करेंगे। इसी तरह स्कोर अगर प्रिंट करवाना हो तो टॉपर डॉट स्कोर करेंगे। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पे हम लॉजिक लिख लेते हैं, और इधर क्योंकि टॉपर हमने ये 2 दफ़ा यूज़ कर लिया तो इसका नाम हम कुछ और कर लेते हैं, टॉप पोजीशन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लॉजिक लिखनी है, तो लॉजिक में हम इफ एल्स कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, और इफ एल्स कंडीशन अगर यूज़ करनी है तो फिर आप पहले इफ एल्स कंडीशन लिख लें, देन उस पर आप रिटर्न वाली स्टेटमेंट लिख लें। और अगर हम इसको टर्नरी ऑपरेटर की फॉर्म में लिखें तो वो हम कैसे लिखेंगे, इफ एल्स को कंडीशन लिखनी होती है टाइप ऑफ। अब हमने टाइप ऑफ किसकी चेक करनी है, इंडिविजुअल वैल्यू को ये आइट्रेट करता है, और वो ये सेकंड होती है इसमें पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर जो होता है ये इंडिविजुअल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो टाइप ऑफ आइटम इज़ नंबर, अगर ये कंडीशन ट्रू हो, एंड दूसरा क्या है कि ये जो वैल्यू है ये नंबर हो, और जो आइटम है ये ग्रेटर देन हो इस ऑब्जेक्ट के स्कोर से। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, टॉपर, क्योंकि ये हमने स्टार्टिंग वैल्यू रखी है इसकी कि ये ऑब्जेक्ट है टॉपर। यहाँ पे अगर हम टोटल कर रहे होते, सम कर रहे होते वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे उसकी पहली वैल्यू 0 होनी थी। तो अब टॉपर जो है ये रिटर्न हो रहा है, और टॉपर की स्टार्टिंग वैल्यू ये है। ठीक है, तो इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू में से हमने स्कोर लेना है कि अगर ये नंबर हो इस एरे की वैल्यू, और उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है वो इस ऑब्जेक्ट के स्कोर से ज़्यादा है, तो क्या करना है, तो हम इसको करेंगे टॉपर डॉट स्कोर। तो आगे क्वेश्चन मार्क होगा कि अगर ये ट्रू हो तो क्या और एल्स हो तो क्या। तो ट्रू हो तो इसने हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और इसने हमें रिटर्न क्या करवाना है, नेम। एरे का नाम होगा मार्क्स, और उसके अंदर इंडेक्स +1, क्योंकि नंबर से आगे वाली जो वैल्यू है वो बंदे का नाम है। यहाँ पे पहले नंबर्स हैं और उसके बाद बंदे का नाम है। और ऑब्जेक्ट में 2 वैल्यूज़ के दरमियान में कामा होता है, तो यहाँ पे कामा डाल के, और दूसरी वैल्यू जो इसने हमें रिटर्न करवानी है वो है स्कोर। स्कोर की जगह पे इसने हमें क्या रिटर्न करवा देना है, आइटम। और अगर ये ट्रू नहीं होती फिर इसने क्या रिटर्न करवाना है,
सिंपली टॉपर, यानी कि एक ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करवा दे। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो जो पहले से उसकी वैल्यू आ रही होगी ये वाली, वो ही रिटर्न करवा दे। अब जाहिर है पहली दफ़ा जब होगा तो न्यूमेरिक वैल्यू भी है और टॉप डॉट स्कोर से बड़ी भी है, क्योंकि यहाँ पे स्कोर शुरू में 0 है तो 85 इससे बड़ा स्कोर है, तो फिर ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एंड देन अगर उसके बाद कंडीशन ट्रू होती है तो वैल्यूज चेंज होंगी, अदरवाइज जो पहले से टॉपर ऑब्जेक्ट जनरेट हो गया पहली वैल्यू के लिए वही सस्टेन करेगा। कंसोल डॉट लॉग करना पड़ेगा, बैकटिक्स अप्लाई करते हैं, मिस्टर, यहाँ पे पोजीशन होल्डर का नाम लिखना है और इस दफ़ा हमने ऑब्जेक्ट में से रिट्रीव करवाना है। तो ऑब्जेक्ट का आपको बताया कि कैसे एक्सेस करते हैं। ऑब्जेक्ट का अब जो नाम है जो रिटर्न होके आ रहा है हमारे पास वो ये है, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है इस पूरे रिड्यूस कोड से। तो उसके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, टॉप पोजीशन डॉट नेम, यहाँ पे ये बंदे का नाम आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी से ऑब्टेन्ड हाईएस्ट मार्क्स, और अगर हम साथ चाहें कि मार्क्स भी लिखे हो तो दैट इज, तो अब हम इसी ऑब्जेक्ट में से स्कोर भी फेच कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, डॉलर, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को करते हैं। तो ऑब्जेक्ट है हमारा टॉप पोजीशन जो रिड्यूस से हमें मिल रहा है, डॉट स्कोर, यहाँ पे फुल स्टॉप, इसको क्लियर करते हैं, कंट्रोल इंटर। अच्छा, इसमें कुछ एरर्स आ गए हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कि आई डिफाइंड नहीं है, आई की जगह हमने इंडेक्स यूज़ किया हुआ है, तो या तो इसको भी आई कर लें या उसको इंडेक्स कर लें। अच्छा, आई इज़ नॉट डिफाइंड हमने क्लियर कर लिया। अब इसको रन करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें सोल्यूशन हमें निकाल दिया है कि असलम ने हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किए और वो स्कोर भी इसने उठा लिया, वो 96 है। और अगर हम इसको चेंज कर दें, यहाँ पे 703 करके इसको रन करें, तो आप देख सकते हैं कि इसने नाम और मार्क्स चेंज कर दिए हैं। इस तरह से हमने एरे में से एक ऑब्जेक्ट फेच कर लिया है जो कि वैल्यू पेयर्स हमें दे रहा है, और की में हमें वो नाम दे रहा है हाईएस्ट स्कोरर का, और स्कोर में हमें वो स्कोर दे रहा है हाईएस्ट। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस ट्यूटोरियल से आपको बहुत लर्निंग हुई होगी। वीडियोस लंबी ज़रूर हैं, लेकिन आप यकीन करें कि अगर आप इस तरह से प्रैक्टिकली इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जो हम बार बार बेसिक चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये चीज़ें आपकी इतनी पक्की हो जाएंगी कि आप फ़ौरन से इनको यूज़ कर लेंगे प्रैक्टिकली जब आप प्रोजेक्ट्स करेंगे। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।